नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा अभिनव सिंह। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम लक्ष्य में आपका स्वागत है। आने वाले चंद महीने हर स्टूडेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जो इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और उसके बाद आईआईटी और जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, जिसके लिए सही मार्गदर्शन मिलना बेहद जरूरी है। इसलिए हम लाए हैं कार्यक्रम लक्ष्य, जिसमें आप इन परीक्षाओं से जुड़े तमाम सवालों के जवाब जान सकते हैं सीधे एक्सपर्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं लक्ष्य का ये सफर। तो आज हम बात करेंगे जेईई एग्जाम्स और मैथ्स के बारे में, और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं तरुण पारे जी, जो कि बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आईटी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जयपाल विश्वकर्मा जी, जो बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैथ्स के सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जेईई एग्जाम्स के बारे में और मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको भी इस सब्जेक्ट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है या जेईई के प्रिपरेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन है या आपके मन में कोई क्वेरी है, तो जरूर हमारे साथ जुड़ें। अगले आधे घंटे तक हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तरुण जी, आपसे ही शुरू करेंगे। जेईई के इंपॉर्टेंस को जानना बहुत जरूरी है, जेईई की प्रिपरेशन, क्योंकि अभी ये वक्त ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है 12th बोर्ड की भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्योंकि सिमिलर सिलेबस है तो जेईई की प्रिपरेशन भी साथ में हो जाती है। बताएं इसके बारे में कुछ हमें। जी, जेईई एग्ज़ाम जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि किसी भी भारत के उच्च इंजीनियरिंग संस्थाओं में अगर एडमिशन लेना है तो जेईई एग्ज़ाम में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। जेईई एग्ज़ाम जो है दो फेजेस में होता है। पहला फेज़ होता है जेईई मेंस का और दूसरा होता है जेईई एडवांस का। तो जितने भी आईआईटीज़ एनआईटीज़ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जेईई एडवांस एग्ज़ाम देना एग्ज़ाम के रैंकिंग बेसिस पे होता है। और उसके अलावा स्टेट और अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में जेईई मेंस 2017 एग्ज़ाम के बेसिस पे ही एडमिशन दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और फॉर्म्स वगैरह कब से अवेलेबल होने लगते हैं? इस चीज़ के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तैयारियां तो करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कई बार फॉर्म की डेट उन्हें पता नहीं चल पाती है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कब से फॉर्म्स मिलने इसके शुरू हो जाते हैं? जी, जेईई एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं। 1 दिसंबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल होना शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है 3 जनवरी है। जी बिल्कुल। तो वो स्टूडेंट्स जो कि जेईई प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका टारगेट है, उनका लक्ष्य है जेईई क्लियर करना, और अगर उन्हें अभी भी ये जानकारी नहीं है तो 3 जनवरी लास्ट डेट है। कहीं निकल ना जाए हाथों से, अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, फॉर्म फिल कराएं। इसी के साथ आज हम एक सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वो है मैथ्स। जयपाल जी एज एन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। जयपाल जी, 12वीं का जो मैथ्स है वो जाहिर तौर पर काफ़ी टफ है, क्योंकि मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो मैं समझ सकती हूँ मैथ्स कितना टफ रहा है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट की बात करें और एक काफी अच्छा स्टूडेंट होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसी क्या तैयारी होती है जो एक टॉपर की लिस्ट में होते हैं स्टूडेंट्स और एक एवरेज लिस्ट में ही रह जाते हैं? क्या खास तैयारी स्टूडेंट्स को करनी चाहिए? पहली बात तो मैम, मैथ्स कोई डरावना सब्जेक्ट नहीं होता है और बहुत आसान और मज़ेदार सब्जेक्ट है। लेकिन होता यह है कि स्टूडेंट्स अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट की ओर नहीं जाते हैं। अक्सर वो दूसरे भूल भुलावे में और अपने मित्रों या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में सब्जेक्ट को ले लेते हैं और उनका इंटरेस्ट नहीं होता है और फिर उस सब्जेक्ट में वो परेशान होते हैं आगे। तो मेरी यहाँ पर सबसे पहले तो जो सलाह है स्टूडेंट्स को, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और जो आगे आईआईटी जी मेंस में बैठने वाले हैं, कि बेसिक डिफरेंस जो होता है टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में, वो अंतर केवल ये होता है कि एक को विषय में रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, लगाव होता है और उसके अंदर एक लक्ष्य होता है कि उसको वो एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ पर पहुँचना है। वो एक विज़न लेके चल रहा होता है और वो विज़न ही उसको ऊर्जा प्रदान करता है कि वो सब्जेक्ट को और डीप और डीप और डीप में पढ़ता जाए और उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होने देता है। इसीलिए वो टॉपर बनता है। और एक एवरेज जो स्टूडेंट होता है वो अपनी कई सारी चीज़ों को साथ में लेके चलता है। ठीक, जैसे कि हो सकता है कि उसकी रुचि सब्जेक्ट में कम हो, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता हो, अक्सर फ्रस्ट्रेट हो जाता हो, या फिर पूरे इंटरेस्ट के साथ में सब्जेक्ट को ना पढ़ रहा हो। तो कई सारे कंसेप्ट फिर उसके वीक रह जाएंगे और उसका खामियाजा उसको परीक्षा के समय में उठाना पड़ जाता है। तो अगर हम इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये
कि हम अपने अंदर से खुद से डिसाइड करें या अपने आप को संतुष्ट करें कि हाँ, मुझे मैथमेटिक्स को लेके IIT जी को क्रैक करना है और IITs में पहुंच के इंजीनियरिंग में अपना बहुत अच्छा भविष्य बनाना है। और सब्जेक्ट से प्यार ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उस सब्जेक्ट को डीप में अंदर जाकर पढ़ने की इच्छा और शक्ति रखते हों और आपके अंदर ऊर्जा पूरी तरह से भरी हुई हो। तो अगर सब्जेक्ट के प्रति आपका कमिटमेंट है तो ये सब्जेक्ट आपको परेशान नहीं करेगा और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और मज़ेदार है। जी तरुण जी, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही कि अगर सब्जेक्ट्स के प्रति कमिटमेंट है तो आपको हाई स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारी चिंता एवरेज स्टूडेंट के लिए ज्यादा है। टॉपर्स तो आपने कहा कि उस टॉपिक में डीप जाकर वो काफी कुछ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हमारी चिंता एवरेज स्टूडेंट के लिए ज्यादा है। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, मैथ्स की वैसी बात करें, मैथ्स तो वैसे भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आप हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए, एकदम इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए? यहाँ पर मेरे विचार थोड़े से अलग हैं मैम। मेरे विचार से मैथमेटिक्स के जो सिलेबस हमें मिला हुआ है मेंस के लिए, उसमें सारे टॉपिक्स ही इम्पॉर्टेंट है और अगर हम ध्यान दें तो लगभग सभी टॉपिक्स से ऑन एन एवरेज सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। तो जो एवरेज स्टूडेंट है वो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में उसका किन विषयों में रुचि है, किन टॉपिक्स में रुचि है। जैसे कुछ बच्चा है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छा होता है लेकिन उसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होता है, उसका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा होता है। तो हर स्टूडेंट अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए और किस टॉपिक में उसकी बहुत अच्छी रुचि है और मज़ा आता है उसको पढ़ने में, उस सब्जेक्ट को पहले अच्छा प्रिपेयर करे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर ले। अब कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें हमें समझने में दिक्कत होती है और फंडामेंटल्स हम लोग समझ नहीं पाते हैं या जो भी कारण हो हम दिक्कत होती है हमें, तो उन टॉपिक्स में हम लोग फंडामेंटल्स को समझें और पुराने क्वेश्चन पेपर जो हैं जी मेंस के, उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को बनाने की शुरुआत करें या उन क्वेश्चंस को बनाते रहें। तो उससे ये होगा कि हमें एक डिफ़िकल्टी लेवल तक हम पहुंच जाएंगे और उन प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि भाई इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम हैबिचुअल होने लगेंगे धीरे धीरे और प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो हमें उस सब्जेक्ट को थॉरो नहीं पढ़ना पड़ेगा और उस टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। लेकिन जिन टॉपिक्स में हमारी महारत है और जिनमें हमारी रुचि है उनको तो हमें बहुत ही डीप जाके पढ़ना है, ताकि उस टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो हम उस प्रश्न को 100% सही करके आए, कंफ्यूजन वाली स्थिति बिल्कुल भी ना रहे। और जिन टॉपिक्स में हमें थोड़ी डिफिकल्टी है तो हम जितना कर सकें उतना करें, ठीक है ना। अगर उससे कुछ प्रश्न हमसे नहीं भी बन पाते हैं तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन जिन टॉपिक्स में हमारी महारत है, मज़ा आता है हमें पढ़ने में, उनको बहुत अच्छा करना है हमें, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि पूरा सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं वो पूरा 100% सही करके आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी क्षमता अनुसार जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रैक्टिस में लगाएं और जो टॉपिक अच्छा है हमारा उसको मजबूती से रिप्रेजेंट करें एग्जाम में। बस ये बड़ा अच्छा फंडा आपने बताया, क्योंकि कई बार ये सोचते हैं स्टूडेंट के ये तो हमें आता है, चलो इसे हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो आपको आता है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। हाँ। तरुण जी, जेईई की हम बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपने बता दिया कि फॉर्म की लास्ट डेट भी है, लेकिन कई बार इस फॉर्म को भरने में स्टूडेंट्स कई गलतियां कर जाते हैं। इनके लिए क्या आप कुछ टिप्स देंगे, क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? जी, सबसे पहले जेईई का फॉर्म भरने से पहले आपको उसमें जो एप्लीकेशंस, उसमें जो रूल्स दिए हुए हैं उनको पूरा पढ़ना है। गाइडलाइंस जितनी दी हुई हैं, कुछ गाइडलाइंस है जैसे आपको आपके फॉर्म में आपका डेट ऑफ बर्थ और जो आप फिल कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो, क्योंकि 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ आपने फिल की है वही आपकी आने वाले समय में जितनी भी डिग्रीज़ हैं फॉलो करेंगी। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड हो, क्योंकि इस बार JEE मेंस के फॉर्म फिल करते वक्त जो कुछ संशोधन किए हैं उसमें ये कहा गया कि आधार कार्ड का नंबर होना मैंडेटरी है उसमें। तीसरा, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आने वाले पढ़ाई जो डिग्री आप लेंगे उसमें एज इट इज़ वही नाम, वही फादर्स नेम और किसी तरह के मतलब जो एंट्री आप इसमें फिल कर रहे हैं वही उसमें फॉलो की जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तरुण जी, इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। जी,
JEE मेंस का जो फॉर्म भरेंगे आप, तो इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो उसके एग्ज़ाम के पैटर्न पर डिपेंड करता है। ये JEE मेंस का एग्ज़ाम जो है 2 तरह से होगा, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए फ़ीस है 500 रुपीज़, और वही जो ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस दी गई है। इसमें भी अगर आप रिजर्व कैटेगरी या फीमेल हैं, मतलब गर्ल्स के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम की फ़ीस रहेगी 250, और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है उसकी फ़ीस रहेगी इसमें 500 रुपीज़। तो आप फ़ीस और एग्ज़ाम का जो मोड है वो दोनों आप ध्यान में रखें, प्रेफर करें ऑनलाइन एग्ज़ाम का अगर आप देना चाहते हैं तो, नहीं तो ऑफलाइन में भी अगर कंफर्टेबल है तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं आप। जी बिल्कुल। जयपाल जी, वापस अगर हम मैथ सब्जेक्ट की तरफ बढ़ें, आपने बताया जो ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में अच्छे से पता है स्टूडेंट को, उसकी तैयारी ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी पर भी एक नज़र उन्हें मारते हुए चलना चाहिए। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो पहले क्वेश्चन जो होते हैं वो कम मार्क्स के आते हैं, फिर धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते जाते हैं। तो इस जब स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं तो हर यूनिट को उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, लेकिन क्या उसमें आपकी तरफ से एज एन एक्सपर्ट कुछ सजेशंस हो सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए यूनिट्स के हिसाब से? जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं जी मेंस की, तो उसके सिलेबस को आप सबसे पहले थॉरो तैयार करें, नोट्स बना के अपने तैयार करें। होता यह है कि बच्चा ये सोचता है कि कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे और उन नोट्स को पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम देने चले जाएंगे तो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और साइंस के सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ऐसा। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को लें, और सिलेबस को जो भी आपके पास में रेफरेंस बुक्स हैं उन रेफरेंस बुक्स की मदद से, और जो भी आपके टीचर्स हैं उनकी मदद से आप पूरे टॉपिक्स का बतौर नोट्स बनाएं अपने। और नोट्स बनाने के बाद में उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको अंडरलाइन करें। उसमें जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेशन हो, चाहे कुछ रिमार्क हों, चाहे कुछ फार्मूले हों, उनको अलग से हाईलाइटेड करके रखें, ताकि ये जो फार्मूले हैं और ये जो नोट्स हैं आपको फाइनल एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो उसके पहले एक नज़र भर देखने में, और कुछ जो बेसिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं उनको मेमोराइज़ करने में और अपने दिमाग में बैठाने में ज़्यादा मदद करेंगे। तो शुरुआत ऐसे करें कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, उनके ऊपर काम करें। फिर इसके बाद में जब आपका नोट्स बनाने का काम शुरू हो जाता है तो टॉपिक वाइज आप क्या करें कि जैसे आपने मान लीजिए सेट थ्योरी और रिलेशन के ऊपर काम कर लिया है, उसके नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अब आप ये करें कि जो पुराने पेपर्स हैं मेंस के, उन मेंस के पेपर्स को देखें और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें। अब यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं, इट मीन्स दैट कि आपने जो नोट्स बनाए हैं और जो आपने तैयारी करी है वो एक अच्छे स्तर पर है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं उस टॉपिक के, तो इसका मतलब ये है कि नोट्स बनाते समय हमने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को या इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर दिया है। तो हमें फिर वापस जाना है अपने नोट्स में और उन टॉपिक्स को या उन चीज़ों को, जो बारीक चीज़ें हैं जिनको हम मिस करके आ गए हैं, उनको वापस इंक्लूड कर देना है। तो इस तरह से हर यूनिट की प्रिपरेशन हम करते चलेंगे। पुराने क्वेश्चन पेपर जो हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करते चलेंगे। तो धीरे धीरे हम उस टॉपिक को और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में उनको आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और फाइनल एग्जाम जब आने वाला होता है स्टूडेंट्स, तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स की ओर चले जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप थोरो पढ़ चुके हैं, पूरा नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपने खुद बनाए हैं। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, है ना। कई सारी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हैं और बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में प्रैक्टिस सेट्स लगवाने के लिए ऑफर करती हैं। तो आप इस कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहेगा। दो एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जो दर्शक, जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, कोई भी क्वेरी, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि सारा टॉपिक कवर करें, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो जरूर हमारे साथ जुड़े। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तरुण जी, जेईई एग्जाम्स के लिए अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो वो क्या कुछ होते हैं? जी, हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ध्यान से पढ़ना होगा इसके नोटिफिकेशन में। जेईई एग्ज़ाम जिन बच्चों ने 2014 में 12th किए वो एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें डेट ऑफ बर्थ जिनका 1 अक्टूबर 92 के बाद का है वो स्टूडेंट्स इसमें जेईई एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं। अभी जो नया इसमें संशोधन किया हुआ है जेईई एग्ज़ाम में, उसमें 12th के परसेंटेज के बेसिस पे जेईई मेंस की रैंकिंग नहीं दी जाएगी।
जी, ये चीज़ें हैं क्राइटेरिया के लिए, JEE एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि ये नोटिफिकेशंस में भी दी रहती हैं और कई बार जी नोटिफिकेशन में पूरा दिया हुआ है इसमें। JEE.main.nic.in एक वेबसाइट है जिसमें आप पूरे नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ध्यान से पढ़ना जरूरी है क्योंकि कई बार आप तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता है कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो ये देखना बेहद जरूरी होता है। जयपाल जी, टाइम मैनेजमेंट, मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और खास करके जब हम JEE जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को? टाइम मैनेजमेंट तो सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास कितना है और सब्जेक्ट का डीप नॉलेज कितना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा है तो टाइम मैनेजमेंट की ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, और अगर सब्जेक्ट पुअर है तो फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में अपने आप ही चलने लगेगा, कुछ जवाब यानी अपने आप ही आने लगते हैं, मतलब वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या कहते हैं आपको कुछ आप फंस जाएंगे या फिर आपका दिमाग क्लिक नहीं करेगा कि इसमें आगे कैसे काम करना है। तो यहाँ पर मैं ये सलाह देना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि किसी भी प्रश्न में फंस के ना रह जाएं। अगर एक नज़र भर देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में मैं आगे अभी नहीं बढ़ पाऊंगा, तो आप उसके आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चले जाएं और उसको आगे के लिए छोड़ दें अभी थोड़ी देर के लिए। क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस गए और ज़्यादा टाइम आपने दे दिया तो आप उन क्वेश्चंस को मिस कर सकते हैं जिन क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे आसानी से, क्योंकि उसका बेसिक नॉलेज आपके पास में है। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन में हमें फंसना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, स्किप इट, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़े, आगे बढ़ जाइए। एक नज़र भर पूरे सेक्शन यानी मैथमेटिक्स के जितने भी 30 क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब के ऊपर एक नज़र भर होनी ज़रूरी है, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि किन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपकी अप्रोच में हैं। तो उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें और फिर उन क्वेश्चंस के ऊपर जाएं जिनमें आपको ऐसा लगता है कि आप इनमें थोड़ा सा प्रयास करके आसानी से हल कर सकते हैं। तो जो कठिन प्रश्न हैं या जिनके फंडामेंटल्स आपके पास में नहीं है, उनमें फंस के नहीं रहना है। हमें पहले उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है जो हम आसानी से कर पा रहे हैं। तो पहले उनको अटेम्प्ट करें, उनको आंसर क्या कहते हैं मार्क कर दें, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं या ऑफलाइन दे रहे हैं जैसे भी, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ जाएं। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप लेके चलें। 3 सेक्शन रहेंगे आपके पास में पूरे क्वेश्चन पेपर में, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और 30-30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास में। तो तीनों के लिए इक्वल टाइम आप डिसाइड करके रखिएगा। पहले आपको तीनों ही सेक्शंस में क्या है उन क्वेश्चंस को पहले कर लेना है जिनको आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं, और फिर जो बचा हुआ समय है आपको उन प्रश्नों को देना है जिन प्रश्नों को आप छोड़ के आए हैं लेकिन आपको लगता है कि आप थोड़ा प्रयास से कर सकते हैं उन्हें, तो फिर उनको समय दीजिएगा। लेकिन पहले आप उनको हल करें जो आपको अच्छे से आते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि जो कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। जो आपको आ रहा है उससे पहले कर लें, जो नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि उसे बाद में आराम से टाइम दें जब आपके पास टाइम बचा हो। तरुण जी, आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? JEE में अच्छा परफॉर्म करें, वो किस तरीके से परफॉर्म करें, आपकी तरफ से क्या टिप्स? जी, जैसा कि स्टूडेंट्स का अगर टारगेट JEE एग्ज़ाम है तो वो शुरू से तैयारी तो करते हैं, पर एग्ज़ाम आते आते उनका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। तो वो इस चीज़ को समझें कि कॉन्फिडेंस जो है वो मोमेंटरी थिंग है, टेम्पररी है। अभी कॉन्फिडेंस है, थोड़ी देर में कॉन्फिडेंस अगर सवाल नहीं बने तो कॉन्फिडेंस लूज भी हो जाता है। अगर वो एग्जाम में प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन सुनने किए तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन अगर नहीं कर पाए तो कॉन्फिडेंस का लूज हो जाता है। तो समझे कि कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस दोनों अलग चीज़ें हैं। वो शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्जाम के लिए कॉम्पिटेंट है, सक्षम है। अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा तो दूसरे पे जाएं, दूसरा नहीं बना तीसरे पे जाएं। टोटल जब तक सारे क्वेश्चन आप देख न लें तब तक आप अपने कॉन्फिडेंस पे आगे पीछे ना हो। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज होता है और स्टूडेंट जो है आजकल बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, और क्योंकि उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी उनसे इतनी ज़्यादा होती है तो शायद ये भी वजह है कि उनको डिप्रेशन हो जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जयपाल जी और तरुण जी, यहाँ आने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। तो आज लक्ष्य में हमने जाना JEE प्रिपरेशन के बारे में, और एक सब्जेक्ट हमने आज लिया मैथ्स, जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई। इसी तरीके से लक्ष्य में हम आपको लगातार इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। तो आज लक्ष्य में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।